चलिए शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू की हुई है, तो उसके बाद में करूँगा, कुछ सवाल कर लेते हैं। तो चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब आप दीजिए। चार ऑप्शन है आपके सामने, सोच के दीजिएगा। इतने में अपना ये प्रोग्राम बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी आपके काम की बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे काम का है, सब आपके काम आना है। तो अभी हमने SCS प्रीलिम्स राउंड सेकंड जो है इसका टेस्ट होना है आपका GS और CSET के लिए। और संडे का दिन है आपका। सुबह मॉर्निंग का टाइम हमने रखा है इसमें, यानी कि 9:30 से 11:30 होना है। और CSET आपका शाम में 3 से 5 बजे तक है। तो ऑनलाइन रहेगा ऐप पर। एक टेस्ट हम पीछे करा चुके हैं, जो कि इसका राउंड 1 था, 25 अप्रैल को हुआ था। तो करीब 1200 प्लस लोग उसमें स्टूडेंट जो थे वो एनरोल थे। ठीक है, उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे कि उसमें क्या रहा। तो इसको जरूर देखिएगा। हाँ जी, बताइए क्या जवाब है इसका। आपने सोच लिया होगा, काफी वक्त मिला होगा, आप लोग दिन रात तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हो आप। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका जवाब है आपका झींगा। तो झींगा जवाब है। झींगा के लिए फेमस है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने के लिए काफी वक्त मिला होगा। और जो इस मैंने फुल मॉक टेस्ट की बात की है, ये भी आपके काम की बात है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप यानी कि आइलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मेन फीचर क्या है? बहुत आसान सवाल है। तो अरेबियन सी में जो हमें वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ कोरल आइलैंड मिलते हैं। ठीक है, नहीं, कोरल आइलैंड्स मिलते हैं वहाँ पर। तो मूंगा की चट्टानें बोल देते हैं जिन्हें। ठीक है, तो ये आपके बी जवाब है इसका। ठीक है कि परवाल बोलते हैं, कोरल को हिंदी में परवाल बोला जाता है। तो मूंगा की चट्टानें मिलती हैं अरेबियन सी में, जहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। इंपॉर्टेंट है। अगला एक और सवाल है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है? मतलब यूरोप का जो देश है पोलैंड, उसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट इंडिया के कौन से स्टेट से मिलता है? देख रहे हो सवाल कितना आसान सा सवाल है। एक चीज आपने ये देखनी है कि जो आपका मैप है वर्ल्ड का, और इंडिया का जो मैप है, ठीक है, जो वर्ल्ड के आपके कंट्रीज हैं उनका, और जो इंडिया के स्टेट हैं उनका, तो उनको बहुत अच्छे से आपने देखना है। क्या देखना है? उनके आपने एरिया देखने हैं। और क्या देखना है? आपने उनकी बाउंड्रीज आपस में किससे टच होती है, क्या कोई ओशन टच होता है, क्या कोई सी टच होता है, आपने ये सब देखना है। ठीक है, सवाल ऐसे होते हैं जो तरीके से होते हैं, और लेकिन हमारा इन पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम गुटका गाइड पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बाजार से ले आए गुटका गाइड पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और उनको रट रहे हो, लेकिन जब सवाल इस तरीके का आता है तो हमसे नहीं होता है। तो इसको आपने मैप के जरिए प्रैक्टिस करना है, आसान है। बताइए कौन सा जवाब है इसका? तो इसका जवाब है आपका सी, मध्य प्रदेश। याद कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट है। और आपने करना क्या क्या है वो मैंने बता दिया है। और ये एनालिसिस है हमारा, जो 25 अप्रैल को फुल मॉक टेस्ट हुआ है आपका। ठीक है, हमारे ऐप पर ये शो हो जाएगा, जिसमें करीब 1255 प्लस जो है आपके स्टूडेंट जो थे वो एनरोल थे। और जैसा कि हमेशा होता है कि फॉर्म तो काफ़ी सारे भरे जाते हैं, लेकिन मान लो अगर 2 लाख फॉर्म भरे गए तो आते 50,000 ही हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे टेस्ट में भी हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट एनरोल थे। और उसके बाद जो कुछ लोग अपियर हुए, जिन्होंने जो अपियर हुए उनका रिजल्ट जो है ये आप देख सकते हो। तो हमने जो टेस्ट रखा था वो 400 मार्क्स का रखा था, और उसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग थी, यानी कि एक सवाल के लिए 4 नंबर थे, और निगेटिव मार्किंग के लिए 1 नंबर कम होना था। जैसे कि सॉरी 1/4 निगेटिव मार्किंग हमने रखी थी। ठीक है, 25%। ठीक है, तो 25% हमने निगेटिव मार्किंग रखी थी। तो अब इसमें जो है जो आप देख रहे हो कि ये करीब 8286, 400 में से 286 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 75% मार्क्स भी नहीं बने। लेकिन हम अगर हम आपस में इनका कंपैरिजन करें तो ये हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है, चेतना यहाँ पर नाम आप देख रहे हो, और भी कई सारे नाम हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि एटलीस्ट इसका कट ऑफ 75% प्लस जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट का नहीं था, जबकि पेपर बड़ा आसान सिंपल सा पेपर बनाया गया था, HPSC के पैटर्न पर था। लेकिन कॉपियां हमेशा, या हमारे जो मार्क्स आते हैं वो कंपेरेटिवली चेक होते हैं। तो कंपैरिजन के हिसाब से ही इसमें मार्क्स आए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो है कट ऑफ जो है वो नीचे रह जाती है। तो
आपने बिल्कुल इसको लाइव एक्सपीरियंस करना है SCS वाले एग्जाम को, जो हम करवा रहे हैं कि किस तरीके से वो एग्जाम दिया जाता है और क्या चीजें हम फेस करते हैं। तो 5 हमने इसके वो रखे हुए हैं। अभी क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा, अभी आप रुके रहिएगा, ठीक है। ये भी आपके काम की बात है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड हुआ है आपका अभी। अभी आपका सेकंड राउंड भी है, थर्ड राउंड भी है, फोर्थ राउंड भी है। डिटेल हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर मिल जाएगी। और एक फिफ्थ राउंड भी है, ठीक है। अलग अलग राउंड के लिए हमने ये मॉक फुल टेस्ट चला रखे हैं। तो उसकी डिटेल आप देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और इन टेस्टों की फीस भी हमने बहुत मामूली रखी है, ठीक है। 100 रुपये, कुछ भी नहीं होता, बच्चों की मिठाई भी नहीं आती है। और चलिए, क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम था वो 6000 का होता है 40 टेस्ट वाला, तो एक हमने सभी के लिए एक बिल्कुल ऐसा टेस्ट रखवा दिया जिसमें आपको 2 टेस्ट मिल रहे हैं, आपको CSAT वाला भी मिल रहा है, ठीक है। तो फुल फुल टेस्ट करने के लिए, और आप इसको अप्लाई करो संडे के दिन, और उसी तरीके से सुबह 9:30 से 11:30, और फिर रात में शाम में 3 से 5 दूसरा CSAT होता है। और इसमें भी इतने ही टेस्ट के लिए स्टूडेंट एनरोल थे, थोड़े से लोग अपियर हुए। और लेकिन यहाँ तो सिर्फ 33% लाकर क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सभी लोग क्वालिफाई कर गए, कुछ लोग रह गए। तो CSAT को भी देखने की जरूरत है। तो ये एनालिसिस आएगा आपका, आपने कितने टाइम में करा। आप देख रहे हो कि इन्होंने 62 मिनट्स में करा, इन्होंने 46 मिनट में करा, इन्होंने 89 मिनट्स में करा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीजें, आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने वक्त में कर रहे हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि भारतवर्ष का सबसे छोटा स्टेट कौन सा माना जाता है। आसान सवाल है, बहुत सिंपल साधारण सा सवाल है, आपको आता भी होगा। बिल्कुल सिक्किम है, जवाब आ चुका है, सभी को पता है, कोई सवाल ही नहीं था अपने आप में ये। और ये अगला सवाल है, सेक्स रेशियो जो है उसमें इन्होंने आरोही क्रम पूछा हुआ है, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए उसमें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में आपको बढ़ते हुए क्रम में आपने बताना है, ठीक है। आरोही एक होता है, अवरोही एक होता है, आरोही, ठीक है। तो असेंडिंग में पूछा है तो सबसे नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर और उसके ऊपर। तो ये लिंगानुपात आप समझते होंगे, सेक्स रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो कि हिंदी में पेपर है, तो ये जो है इसमें मैंने बता दिया है कि इसको सेक्स रेशियो कहते हैं, और इसका जवाब आपका डी है। बिहार में कम है, उससे ऊपर आपका उत्तराखंड में है, फिर आपका मणिपुर, फिर आपका केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। गुलाब के बारे में सवाल पूछा है, 4 ऑप्शन है आपके। और अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पर, तो कश्मीर है आपका, दिल्ली का है, अजमेर की पुष्कर वैली है, और डी है। तो सोच कर जवाब देना है, क्योंकि कई बार होता है ना, हमें पता नहीं होता तो हम डी करके, ऑल ऑफ दी वो करके चल देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, कई बार रिस्क ठीक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जवाब है इसकी अजमेर की पुष्कर वैली। और सबसे ज्यादा पूछा है, कॉमन सेंस की बात है। अगला है आपका ये कौन सा जो आपका पौधा है वो मरूदबिद है, ठीक है। तो इसको जीरो फाइट बोलते हैं इंग्लिश में। मैं यहाँ पर आपको इसकी इंग्लिश भी बता रहा हूँ। वे पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं, कांटे वाले, कटीले वन बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। नहीं, तो इसमें कैक्टस, बबूल, ये सब चीजें आती हैं। तो इसका जो जवाब होना चाहिए इसका, वो करील है, ठीक है। करील है, कैक्टस है, बबूल है, सेक्सोल है, अकेसिया है, ठीक है, रेगिस्तानी कटीले पौधे। उसके बाद है सोयाबीन की खेती में जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, क्यों, ठीक है। तो क्या वजह है इसमें, 4 वजह हैं आपकी, 4 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं कि जी काली मिट्टी है, विस्तृत जीवन में जलाभाव है, सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसका जवाब है आपका ब्लैक सोइल की वजह से ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और कर्नाटक में माने तो कर्नाटक का मतलब क्या है आपका, लहर वाली भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि। तो कर्नाटक का मतलब पूछ रखा है, जैसे पिछली बार सवाल आ रखा था ना कि रेगुर क्या है, ठीक है। तो रेगुर जो है आपकी वो मिट्टी है, काली मिट्टी। वहाँ वहाँ काली मिट्टी के लिए रेगुर ही यूज होता है वर्ड, तमिलनाडु में। तो कर्नाटक का मतलब है यहाँ पर हाई, हाईलैंड, ठीक है, उच्च भूमि। अगला है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको देख लेते हैं जो आपकी लेटराइट मिट्टी है। और 4 ऑप्शन है आपके सामने, आसान सवाल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी जवाब है, लेटराइट मिट्टी है वो मिट्टी है
जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है, बहुत अच्छी ईंटें बनती हैं इसमें। ठीक है, सवाल अलग से पूछ भी लिया जाता है, कौन सी मिट्टी है जिसका इस्तेमाल हम बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं। अगला सवाल है आपका, तंबाकू की खेती करने वाले 2 स्टेट कौन से हैं। पिछली बार भी एक सवाल आ रखा था किसी मसाले के ऊपर था कि वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देख लेते हैं। तंबाकू में, तो तंबाकू में आंध्र प्रदेश और गुजरात। फैक्चुअल डाटा है, आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, मिलते हैं। अगला है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो कॉफी के भी कई सारे टाइप्स हैं, कॉफी बहुत पसंद भी की जाती है। तो इंडिया में मिलती है आपकी अराबिका, अराबिका है। और आगे बढ़ते हैं, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है। ठीक है, किस तरीके का पौधा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एवर जो है झाड़ीदार कटिलेवन। तो और शीतोष्ण होता है आपका टेम्परेट। तो इसका कॉफी जो मिलता है आपका ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। तो ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो है आपका ये जैसे इक्वेटर है, और ये आपका 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो आपका ये इलाका है ये ट्रॉपिकल कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर का आपका ये टेम्परेट कहलाता है, फिर उससे ऊपर वाला आपका इलाका फ्रिजिड कहलाता है। तो इसका जवाब है आपका ए। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। देखो फसल आपने कितनी बार पढ़ी है, लेकिन इस बार अंतराल पे सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो सीधा फैक्चुअल सवाल है, तो गैप पूछा गया है। तो इसका जवाब आपका गन्ना। ठीक है, गन्ना जो है ये पूरा साल ही लग जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बीच में गैप होता है, यानी कि एक बार बोया फिर काटने में। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, जो लोग खेत में काम करते हैं, गांव से हैं, उन्होंने गन्ने की फसल देखी है, तो वो समझ गए होंगे। कौन सा ऐसा स्टेट है जो गेहूं की खेती नहीं करता या ना के बराबर करता है। तो इसका जवाब है आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, और अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ठीक है, अदरक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका केरल, केरल है आपका। और जाड़ों में अदरक वाली चाय पी जाती है, आपको पता ही है, अदरक को आप जानते होगे जरूर। तो किस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तोरिया, राई, अलसी, मूंगफली को किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इन चारों की बात हो रखी है। तो इसका जवाब है आपका तोरिया, तोरिया को हम सरसों भी कहते हैं। ठीक है, सरसों भी कहा जाता है। ये जवाब है। तो मैं यहाँ साथ साथ जवाब बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। कौन सा निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो इसका है आपका मकई, ये जवाब है आपका, प्रत्यारोपण से की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्यारोपण के का मतलब यह है कि उसकी पहले जो है ना पौध तैयार की जाए। ठीक है, नर्सरी तैयार की जाए, फिर उसको बोया जाए। तो इसका जो जवाब है ना ये प्याज होगा, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिए। तो जो प्याज की खेती है वो प्रत्यारोपित की जाती है। ठीक है ना, तो प्याज इसका करेक्ट आंसर है। उसकी नर्सरी बनाई जाती है, उसके बाद फिर खेत में लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका सी जवाब है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय है, तेल के बीज की खली है, कॉफी है, मसाले हैं। तो मसालों में हमेशा आगे रहे हैं, तो इसका डी जवाब है, मसाले। और भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका जवाब है आपका, यानी कि पूछ रहे कपास में गुजरात नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा यही प्रोडक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, रबड़ की खेती के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दिशा देंगे, आपकी सोच को इनसे एक दिशा मिलेगी कि आपने अपनी तैयारी को किस तरफ लेकर जाना है। जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, या हम क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उसमें हमारा एक मकसद रहता है कि हमारी बात आपको एक दिशा दे जाए कि आपने ये चीज और करनी है। अगर आप क्रॉप्स कर रहे हो तो उसके टेम्परेचर, उसका जो है, जो उसमें हमें वर्षा की जरूरत रहती है वो, ठीक है, और कहाँ पर पैदा होता है, ये सब हमें पता होने चाहिए। तो इसका है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जवाब है। सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं कौन से वनों में। इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब है आपका पर्णपाती
वन। तो ए जवाब है आपका, पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर है, फॉरेस्ट के एनिमल्स पूछ लिए जाते हैं, उनकी पेड़ पौधों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है कि मैंने पता नहीं क्या पूछा है, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है, आपके सिलेबस के सवाल हैं। कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो पता नहीं क्या पूछा है, सब आपके एग्जाम में आपके सिलेबस की चीजें। ये बीमारियां और फसल दी हुई हैं सामने, और इनको मैच द फॉलोइंग करना है। तो गेहूं का है आपका ब्लैक रस्ट, और स्टेम रोट है आपका चावल का। एक सेकंड, हाँ, तो और इसके अलावा वाइट रस्ट है आपका ये सरसों का, और अर्ली ब्लाइट है आपकी आलू की। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमें बहुत ज़रूरत रहती है, तभी जो हमने मॉक टेस्ट चला रखे हैं। ये तो चलो 5 मॉक फुल मॉक टेस्ट की अलग से चला दी हमने, एक सस्ती सी टेस्ट सीरीज, और जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। बहुत ही ज़्यादा फी हमने उसकी कम इसलिए रखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एनरोल हो जाओ, ठीक है, और आपको सोचना ना पड़े अरे कैसे करेंगे, ठीक है, 100 रुपये के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है। तो इसलिए जो है कोई भी उसे कर सकता है। अगर मान लो कोई बिल्कुल गरीब है और जो ये उसके पास 100 रुपये भी नहीं है, तो वो हमारे पास कॉल कर सकते हैं, तो उनको हम फ्री ज्वाइन करा देंगे, ठीक है ना। यानी कि गरीब का मतलब ये है कि चाहे वो बीपीएल है या आपके वीकर सेक्शंस में आते हैं, ठीक है नहीं, तो उनके लिए वो टेस्ट फ्री रहेंगे। तो आप हमें कॉल करके बता सकते हो, ठीक है ना, और आपको हम वो टेस्ट फ्री में कराएंगे, ठीक है। बाकी के लिए पे रहेगा, ठीक है, 100 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ये मैप के ऊपर है जिसमें 4 शेडिड छायादार भाग प्रदर्शित किए गए हैं, और इसमें जो है ये पूछा गया है कि किसके हैं ये। गन्ने की फसल है, खनिज के तेल वाले इलाके हैं, कपास की फसल वाले इलाके हैं, या उद्योग वाले इलाके, इंडस्ट्रियल वाले इलाके। तो एक ये होता है ना कि कौन सा इलाका खेती के लिए जाना जाता है, कौन सा तेल के लिए जाना जाता है, मिनरल ऑयल्स के लिए, ठीक है ना, पेट्रोल वगैरह के लिए, कौन सा कपास के लिए है, कौन सा इंडस्ट्री के लिए है। तो ये जो इलाके हैं आपके इंडस्ट्री वाले इलाके हैं, क्योंकि इसमें मुंबई पुणे दिखाई दे रहा है, गुजरात का बड़ोदरा वाला इस जगह दिखा रहा है, इसमें हैदराबाद का विजयवाड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसकी भी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो निक्षेपण, अपरदन। तो इसका जवाब है आपका निक्षेपण, ठीक है। तो निक्षेपण मतलब जो नदियां पानी लेकर आती है और उसके साथ जो आपकी गाद होती है, मिट्टी होती है, तो वो डिपोजिशन से होता है, इसको निक्षेपण को डिपोजिशन बोलते हैं। कौन सी ऐसी रिवर है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, तो नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती, वगई। वगई जो है आपकी ये पश्चिम की वेस्ट की तरफ नहीं बहती है। चलिए आगे देखते हैं। ये मन्नार की खाली खाड़ी में गिरती है। इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सहायक नदियों पर सवाल हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये है आपकी गोदावरी की। ये तीनों की तीनों गोदावरी की है, यूपीएससी भी पूछता है, सब जगह सवाल आते हैं। दमन गंगा किसकी जो है प्राचीन नदी का नाम है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, और डी है आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है इसमें। तो ये आपकी जो दमन गंगा है, दमन दीव की एक फेमस नदी है, तो इसका जवाब आपका डी ही है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अरावली, तो कौन सी नदी पर प्रणाली इसको द्विविभाजित कर देती है? 4 ऑप्शन है, और देख लेते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, इसका जवाब है आपका लूनी और बनास। फैक्चुअल डाटा है, पक्का याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है गोदावरी कहाँ से होकर जाती है, रिवर्स कहाँ कहाँ से होकर जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से गुजरती हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है, रिवर्स पे सवाल हमेशा आने की उम्मीद होती है और आ ही जाता है उसके ऊपर। तो ये महाराष्ट्र और आंध्रा, ये जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? 4 ऑप्शन है, और इसको अगर हम देखें तो ये है आपकी नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जाती है आपकी नर्मदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन है। तो ताप्ती का उद्गम है आपका ये मुल्ताई नगर में, ये जवाब है इसका, बैतूल के पास पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा के में डेल्टा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो ये आपकी उड़ीसा की महानदी, महानदी होती है उड़ीसा में, तो वो डेल्टा बनाती है, ठीक है नहीं। डेल्टा क्या है, ये लैंडफॉर्म है जो रिवर बना देती हैं डेल्टा की शेप में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो इसका जो चार ऑप्शन है, इसमें आपका कठोर चट्टानों से गुजरने की वजह से एक साथ गाद लेकर नहीं चलती है, ठीक है। तो ये आपके डेल्टा नहीं बनाती है, तो इनके साथ गाद नहीं होता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें चार ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं और सोचकर आप जवाब दे सकते हो। मैंने सिर्फ एक शुरू वाले क्वेश्चन में तो आपका वक्त लिया था अपनी बात बताने के लिए, वो भी आपके इंटरेस्ट की बात थी, सारे आपके इंटरेस्ट की बात है। आप ही की के लिए कोशिश हो रही है और बहुत आपकी मदद होने वाली है इससे, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका गंगा, महानदा, महानदी और नर्मदा। एक सेकंड में एक बार चेक करता हूँ इसे। इसका जो जवाब आपका आएगा, डेल्टा बनाती हैं ये आपकी कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। यानी कि इसका सी सी जवाब है, ठीक है, सी जवाब है, ना कि ये। करेक्शन कर लीजिएगा, ये जवाब है इसका। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करने की हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो उसके बाद है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? तो चार ऑप्शन है और ये आपकी चंबल पर है, आपके चंबल रिवर पर है। कई बार बांध या आपके डैम वगैरह पर या किसी परियोजना पर सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी रिवर पर है, ये सवाल आते हैं हमेशा। अगला, पश्चिम घाट से, जो आपके वेस्टर्न घाट है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें से अधिकांश रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं बनाती हैं? तो चार ऑप्शन है और इसका है, इसका ढलान की वजह से, ढलान की वजह से उनका फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं बनाती है। तो बी जवाब है, सिंपल है। अगला है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है माही। तो सी जवाब है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ इसका फ्लो है। तो कोसी, घाघरा, सोन, गंडक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सोन, ठीक है। आप जरूर ये देखते रहिएगा कि ये सवाल आपको आते हैं या नहीं आते। तो नहीं आते हैं तो आपको जरूरत है, आपको हमारी टेस्ट सीरीज की भी जरूरत है, आपको हमारे जो मॉक टेस्ट संडे में हम करवा रहे हैं उसकी भी जरूरत है, ठीक है। कई बार ये होता है ना कि हम अपना ओवर कॉन्फिडेंस में भी आदमी चला जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो कई बार हमें अपनी नॉलेज पर बड़ा अहंकार हो जाता है और जिससे जिसको अहंकार आ जाता है वो खत्म हो जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा अपने साथ रखो। अमिताभ बच्चन 70 साल के बाद भी या 75 प्लस के बाद भी जो है वो सीखते हैं, तभी इस एज में भी चल रहे हैं। नौजवानों को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर युग के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से चीज़ों को सीखा है, ठीक है। और कभी अहंकार नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, ठीक है। तो जो लोग सीखने की कोशिश करते हैं वो तरक्की पर तरक्की करते जाते हैं, उनकी तरक्की मेंटेन रहती है। अगला है कि किस नदी को की बोरो और फैनाल सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका? सोन, महानदी, दामोदर, स्वर्ण रेखा। तो इसका जवाब है आपका दामोदर, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, लर्न कर लीजिए। तो मैं आपको टाइम थोड़ा सा दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि उनका जवाब आप दे दो कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, आपको याद होना चाहिए, महानदी। अगला सवाल देखते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, तो नदी प्रवाह निर्बल हो जाती है। एक चीज आपने और चीजें देखनी है कि जितनी भी यूट्यूब पर हमारी वीडियोस पड़ी हैं, पुरानी नई, SCS के नाम से, ठीक है, या नायब तहसीलदार के नाम से हैं, ठीक है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सबको आप बार बार देख लो, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनसे, ये इस बात का आप यकीन मानो, ठीक है। तो उनको आप देखो बार बार कौन कौन से सवाल हैं, क्योंकि एक बार जो सवाल हम यूट्यूब पर डाल देते हैं उसको हम रिपीट नहीं करते कि वो आगे वाली वीडियो में रिपीट हो जाएगा। तो पिछले 2 ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर्स में हमने जितनी भी वीडियोस चढ़ा रखी हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन सबको आप देख लो, आपके काम किए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। तो डायरेक्शन के ऊपर फिर एक और सवाल है
तो बताओ क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, तो सोच के बताओ अगर आप कर पा रहे हो। तो इसका जवाब है आपका डी, कावेरी। मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, इन सभी में टोची, गिलगित और हजा किसकी सहायक नदियां हैं। तो गिलगित, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल आता होगा क्योंकि आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंधु की है, गिलगित का नाम आते ही सिंधु हमारे जहन में आ जाता है। लूनी नदी किसमें गिरती है। गंगा के डेल्टा पे, केरल के तट पर, कच्छ का रन, गोदावरी का मुहाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका है लूनी, कच्छ का रन, सी जवाब है। कावेरी किस में गिरती है, अगला एक और सवाल। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, तो रिवर्स पे अच्छे खासे सवाल मैंने दिए हैं क्योंकि रिवर्स पे सवाल हमेशा आते हैं। रिवर्स पे सवाल हमेशा एक सवाल दो सवाल होते ही होते हैं, जो कि ये सेक्शन हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ। और बाकी जो डिटेल्स हैं हमारे ऐप पर भी हैं, हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर भी हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उन सारी इंफॉर्मेशन को आप ले लीजिए। एग्जाम हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी में डिले नहीं होना चाहिए। जो आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपको वक्त मिल रहा है और ज़्यादा अच्छे से करने का, तो आप सोना नहीं है, चीज़ों को और ज़्यादा पॉलिश करना है। ठीक है, और ज़्यादा अपने आप को जो है तैयार करना है, अपने एग्जाम में श्योरिटी बढ़ानी है अपनी कि वो एग्जाम आपका इसी बार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मौके का फायदा उठाना है। अगर वक्त मिल गया है या डिले एग्जाम हो गया है तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। और जो प्रोग्राम्स हैं उनको जुड़ने से कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इस बात का आप यकीन मानो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।